जब क्रिस्टोफर नोलन मूवी बनाते हैं तो सारे सिनेफाइल असेंबल होते हैं। सुबह 9:30 बजे का शो एंड पूरा बुक था। एंड आई सॉ दिस मूवी इन 4DX। मैं IMAX में नहीं देख पाया, सुबह का शो नहीं था, लेकिन मैं वापस मूवी देखूंगा बिकॉज इस मूवी को अगर मैं वन लाइन में डिस्क्राइब करूँ तो इट्स अ डेफिनेटली मस्ट वॉच फॉर पीपल जो क्रिस्टोफर नोलन का सिनेमा एंजॉय करते हैं। लेकिन वो लोग जिन्हें मूवीज़ लाइक ट्रॉय पसंद आती है उनके लिए ये मूवीज़ IMAX में देखना बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट सेकेंड टाइम देखने पर आफ्टर यू वॉच वीडियोस जहाँ पर आप मूवी को बेटर समझ पाओ, देखने में आपको बहुत मजा आएगा। वेलकम बैक टू आनंद वर्स और आज हम एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू जितना सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं अबाउट दिस मूवी बताऊंगा। सो यू हैव एन आइडिया आपको क्या जानना जरूरी है, चीज़ें अगर आपने स्टडी नहीं की है, पुराने फैक्ट्स, बिकॉज नोलन ने कोई भी पुरानी फैक्ट को समझाया नहीं है, उन कैरेक्टर्स को प्लेस किया है जैसे कि व्यूअर्स शुड नो और डू देयर रिसर्च बिफोर ये मूवी देखते हैं। तो पहली बात, मूवी देखते वक्त इट वॉज कम्प्लीटली एन एक्सपीरियंस फॉर मी। मूवी के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन होमर की जो पोइट्री थी कि इसके बारे में सब कुछ कवर करना एक मूवी में एक मास्टर स्ट्रोक डायरेक्टर ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक नोलन ने इस मूवी को एग्जैक्टली वैसे ही बनाया भाई। देखने में इतना मजा आया है मुझे, देखने में इतनी नई चीजें देखने मिली आफ्टर इवन आई रिसर्च अबाउट दैट इन माई प्रीवियस वीडियो। सो इस मूवी को देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो जहां पर मैंने कंप्लीटली आपको इन डेप्थ बताया है कि इस मूवी में क्या देख सकते हैं। इसमें से 90% चीजें दिखती है। और जो भी लोग जानना चाहते हैं कि जस्ट इस मूवी के पहले क्या हुआ है, तो एक हेलेन नाम की कैरेक्टर थी जो क्वीन थी और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन एट द सेम टाइम एक ग्रीक गॉडेस थी जिसका नाम था एफ्रोडाइटी। एंड पेरिस को एक विश मिलती है। पेरिस ट्रॉय किंगडम का एक प्रिंस है, वो किंगडम जिसके अगेंस्ट ये सारे किंग्स लड़ते हैं ट्रोजन वॉर, जिसके बाद ओडिसियस अपने घर जाना चाहता है। तो पेरिस को एक बून मिलता है जहां पर वो प्यार मांगता है एंड एफ्रोडाइट द गॉडेस ऑफ लव ये से बून देती है, हेलेन को मजबूर करती है इसे पसंद करने में। ये सब कुछ दिखाया नहीं गया है। स्वयंवर में ओडिसियस का एक आइडिया था, वो हेलेन के फादर को एक आइडिया देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर सारे किंग्स में से कोई एक किंग जीत जाए, उसका हाथ, हेलेन का हाथ जो सबसे खूबसूरत औरत है, तो फिर ये लोग लड़ेंगे। तो इसीलिए बाकी सारे किंग्स जिसको हेलेन सिलेक्ट नहीं करेगी, उन सारे किंग्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शादी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके बाद आगे जाकर मेनेलिस से इसकी शादी होती है यहाँ पर। एंड क्योंकि पेरिस के पास एक बून होता है एफ्रोडाइटी का, तो हेलेन पेरिस के साथ भाग जाती है और फिर ये सारे किंगडम या सारे राजा जो हेलेन से शादी करने आए थे उसकी शादी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रोजन वॉर पर निकलते हैं। 10 साल के बाद ओडिसियस के आइडिया से ट्रोजन वॉर हॉर्स की स्टोरी यूज करके ये अंदर जाते हैं एंड देन दिस मूवी कंटिन्यूज। अब आप समझ गए कि आई लाइक द मूवी, लेकिन इस मूवी को देखने से पहले प्रिपेयर करने की जरूरत है बिकॉज मैं कंप्लीट इन डेप्थ ब्रेकडाउन मुझे एक दिन लगेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इस मूवी को देखने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है। कैरेक्टर नंबर 1 ओडिसियस, ये किंग है, ये हीरो है मूवी का। एंड ये जो कैरेक्टर है ये एक मास्टरमाइंड वॉरियर था, मतलब एक स्मार्ट वॉरियर था। और अगर आपने ट्रॉय देखी है, आप ट्रोजन वॉर के बारे में जानते हो, तो आप जानते हो कि ये स्ट्रैटेजीज बनाता था। एंड इसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी में एक ट्रोजन वॉर हॉर्स का आइडिया दिया था किंग को, जो एगमेम्नॉन किंग था। एंड ये इस टाइम के सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किंग थे, उनके बारे में आते हैं। ओडिसियस ने ट्रोजन वॉर हॉर्स का आइडिया दिया था जहां पर ये सारे सोल्जर्स इस हॉर्स के अंदर घुसकर छुप जाएंगे एंड एक बलि का बकरा बनेगा इनके टीम में जो उन्हें बताएगा कि बाकी लोग भाग गए हैं। एंड ट्रोजन वॉर के बाद जब ट्रॉय इन सोल्जर्स को अंदर अलाउ करेगा, ये लोग हॉर्स में से निकलते हैं, तबाह कर देते हैं ट्रॉय के पूरे किंगडम को। तो ओडिसियस इस पूरे मूवी का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, और इस जर्नी में वो वापस घर जाना चाहता है। वॉर के बाद 20 साल के ग्राफ में 10 साल नहीं दिखाए जाते हैं जो ट्रॉय में आप देख सकते हो। एंड उसके आगे की 10 साल की कहानी है द ओडिसी। इसके बाद इनके बेटे जिनका नाम है टेलीमैंकिस प्लेड बाय टॉम हॉलैंड, और मेरे लिए पर्सनली स्पाइडरमैन में कमाल है, लेकिन इस मूवी में आई डोंट थिंक उनके अंदर एक वाइब है 3000 साल पहले प्ले करने वाला वाइब, जहां पर मुझे लगा कि ये स्पाइडरमैन के ट्रोप्स पर ही चल रहे थे। लेकिन नंदलेस इनका रोल इतना ज्यादा नहीं है मूवी में। इट्स अ गुड रोल बट सबसे ज्यादा रोल ऑफ कोर्स नहीं है। ये कैरेक्टर अब भी बच्चा है, अप्रोक्सीमेटली 20 साल का है और अपने मिसिंग फादर को ढूंढना चाहता है। ये क्वीन पिछले 10, 12, 15, 20 साल से वेट कर रही थी अपने किंग का आने के लिए, लेकिन यहाँ पर परंपरा के हिसाब से सूटर्स या ऐसे लोग जो स्वयंवर में इससे शादी करना चाहते हैं, वो लोग इनके कासल में कॉन्स्टेंटली खाना खाते रहते हैं, फीस्ट करते रहते हैं। एंड बेसिकली ये उनको लटका कर रखती है, बोल कर कि मेरे किंग वापस आएंगे, और ये उनकी बिलीफ सिस्टम है। एनी हाथे का कैरेक्टर इतना ज्यादा नहीं है मूवी में, लेकिन जो लिमिटेड टाइम में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एज दिस क्वीन, इट इज माइंड ब्लोइंग। अब आ जाते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर पर, जिसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई है, जिसका नाम है एगमेम्नॉन। अब एगमेम्नॉन इस दौरान का सबसे पावरफुल किंग था। ट्रॉय में जो दिखाया गया था और यहाँ पर जो दिखाया गया है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी शक्ल भी नहीं दिखाते, लेकिन वो जो आर्मर बनाया है उन्होंने एगमेम्नॉन का, माय गॉड, इतना इंटिमिडेटिंग आर्मर मैंने लाइफ में नहीं देखा। सिर्फ आर्मर देख के फट जाएगी भाई, इट्स सो गुड।
एंड ये जो किंग है बेसिकली ये कमांड करता है ट्रोजन वॉर को, इसके लिए बाकी सब किंगडम्स लड़ते हैं। ट्रोजन वॉर जो इस मूवी में नहीं है, इसके पहले की कहानी है, लेकिन ये कैरेक्टर कैसे आता है इस मूवी में, कैसे उसे दिखाया गया है इन अंडरवर्ल्ड, मतलब पाताल लोक के आसपास का कुछ कहानी है, जब आप देखोगे समझोगे। इसे जैसे दिखाया गया है, इसकी कहानी के वजह से ओडिसियस अपने किंगडम में एक डिस्गाइज में घुसता है, बिकॉज इसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, और ये मरने के बाद ओडिसियस को वार्न करता है कि अपने रियल फॉर्म में वापस मत जाना। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दोस थिंग्स जो आपको जानना जरूरी है। जो मूवी में इतनी इन्फॉर्मेशन है उसको आपके लिए स्ट्रीमलाइन कर देगा। यूमेस, होमर के पोएट्री में ये कैरेक्टर वफादार था ओडिसियस का, एंड इसके आने तक ये बेसिकली पिग्स को चलाता है, काइन हर्ड है, एंड ये कैरेक्टर जानता है कि ओडिसियस वापस आएगा। इसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और ओडिसियस को अपने बेटे से कम नहीं मानता, और ये लास्ट तक लॉयल्टी मेंटेन रखता है। सिनोन एंड एंटोनियस, अब ये जो कैरेक्टर्स है इनका एक लिंक है, मूवी में आप समझोगे क्या है। लेकिन सिनोन जो था वो बेसिकली वो एक सोल्जर था इन सारी आर्मीज में से जो ट्रोजन हॉर्स को उस ट्रॉय के किंगडम में इंट्रोड्यूस करता है, बेसिकली बलि का बकरा बन जाता है, उसे मारा जाता है। एंड इसका कनेक्शन है इस मूवी के विलेन या ओडिसियस के सबसे बड़े दुश्मन एंटोनियस से। एंड एंटोनियस का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उस क्वीन से शादी करना चाहता है, ओडिसियस की क्वीन से, ताकि उस थ्रोन पर बैठ सके। उसे उस किंगडम के बारे में कोई लेना देना नहीं, उसे बस पावर चाहिए। सो ही इज जस्ट अ ब्लैक कैरेक्टर। एंड ये जो कैरेक्टर है इन दोनों का एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। ये सिनोन को अपनी जगह पैसों के पावर के थ्रू आगे वॉर पर भेजता है, सिनोन मारा जाता है, तो बेसिकली सिनोन की वजह से एंटोनियस जिंदा रहता है। सो दैट्स अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपको समझ में आएगा बाद में थ्रू आउट द फिल्म। सरका एक विच का कैरेक्टर है, और ये जो पूरा सीन सरका का विच का मूवी में है, जब आप देखोगे आप समझ जाओगे। आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू, लेकिन ये अपने आप में ही एक हॉरर मूवी, हॉरर, यस। आई थिंक इसके बाद अगर क्रिस्टोफर नोलन ने एक हॉरर मूवी बनाए तो हम में से किसी को भी चौंकना नहीं चाहिए, बिकॉज हॉरर एलिमेंट का एक और पार्ट इस मूवी में है, जो एक साइक्लॉप्स था, एक आंख वाला मॉन्स्टर, जो बेसिकली ग्रीक गॉड पोसाइडन का बेटा था, जिसका नाम था पॉलीफेमस। अब ये एक जायंट है, और इसे बताया गया है, क्रिस्टोफर नोलन ने बताया है कि इसे प्रैक्टिकल इफेक्ट से यूज करके बनाया है। बट मूवी में इसका सीन अगेन सरका के साथ, इट इज़ अ ग्रेट सीन, मतलब क्या सीक्वेंस है भाई, इट्स अमेजिंग। एंड मुझे स्पेशली क्या अच्छा लगा इज दैट आपने अगर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हॉबिट वाली मूवीज देखी है तो उनमें जायंट्स को जैसे दिखाते हैं, यहाँ पर इस जायंट के अंदर एक बहुत ही मैनलीनेस है, मतलब एक बहुत ही ह्यूमन टच है। इनफैक्ट वो सारे सीन्स जहाँ पर ये लोग वापस घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हर आइलैंड पर जाते हैं, और हर आइलैंड पर उन्हें एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। एक और सीन है जहाँ पर एक बच्चे से इंट्रोडक्शन होता है उस आइलैंड पर, लेकिन उस बच्चे के जो घर वाले हैं या उस आइलैंड पर रहने वाले इनहैबिटेंट्स हैं वो लंबे चौड़े सोल्जर्स हैं, मतलब दे आर जायंट सोल्जर्स, 10, 12, 14 फुट के सोल्जर्स। ग्रेट सीन। 2 कैरेक्टर्स लड़कियों के हैं या विमेन के हैं इस मूवी में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, जो है कैलिप्सो का कैरेक्टर, दैट्स प्लेड बाय चार्लीज थेरॉन। ये जो कैरेक्टर है बेसिकली एक मिस्टिकल सी निम्फ है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि इंचेंट्रेस है और ये 7 साल तक ओडिसियस से प्यार करने लगती है, तो अपने आइलैंड पर उसे सॉर्ट ऑफ एक लोटस से या बेसिकली मान लो मशरूम या ड्रग करके अपने पास रखती है। ये चाहती है कि वो वापस ना जाए अपनी क्वीन के पास, लेकिन ओडिसियस का प्यार फॉर पेनेलोपे इज टू हाई, तो ये चला जाता है इवेंचुअली। एंड इसके साथ साथ जेंडाया का कैरेक्टर इज बेसिकली अ ड्यूल रोल, मतलब कि अगर आपने ट्रॉय देखी है तो वहाँ पर एक प्रीस्टेस दिखाते हैं। ये जो प्रीस्टेस थी ये पहली ऐसी कैदी थी जो ट्रॉय की किंगडम में पकड़ी गई थी, एंड उस मूवी में इसका अकेलीस के साथ लव स्टोरी था। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर जेंडाया प्रीस्टेस भी है, एंड शी ऑल्सो प्लेज एथीना, जो एक ग्रीक गॉड इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, जो इस पूरी जर्नी में ओडिसियस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, गाइडिंग फैक्टर है। इनफैक्ट ओडिसियस के बेटे टेलीमैंकिस को भी गाइड करती है अपने फादर तक, एज पर होमर्स पोएट्री। यहाँ पर वैसे सीन्स बहुत कम है, लेकिन ये मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में अगर आपने जान लिया तो आपको मूवी या स्टोरी देखने में बहुत आसानी होगी। इस मूवी में एक चीज माइंड में रखना, इंटरवल दिखाया जाता है लेकिन इंटरवल नाम का कुछ भी नहीं होता, विच इज ग्रेट क्योंकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कार्ड भी नहीं आना चाहिए था। इस मूवी की खासियत है इसकी नरेशन। अगर आप मूवी के अंदर बह गए, अगर आप स्टोरी के बारे में जानते हो एंड यू सीइंग द मूवी एज अ स्टोरी दैट यू नो, आप मूवी को छोड़ नहीं पाओगे, 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें नहीं हटा पाओगे। एंड इस स्टोरी की ब्यूटी वही है, स्टोरी रियल है लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो ग्रीक माइथोलॉजी से लिंक्ड है। एथीना, ज़्यूस एंड ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसका मैंने एक चार्ट बनाया है जो आप देख सकते हो अभी। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट चार्ट, या आप थोड़ा बहुत उसके बारे में स्टडी करके जाओगे तो मूवी समझने में बेटर होगा। उसे इन डेप्थ ब्रेकडाउन में मैं समझाऊंगा। एंड इस पूरे मूवी में बेसिकली आपको लगेगा कि आप एक्चुअली एक सी वॉइज पर हो, फंस रहे हो। एंड मैंने MX4D में देखा, तो अगर आपके आसपास कोई MX4D थिएटर है तो उससे दूर रहना, बिकॉज वो अननेसेसरीली आपकी चेयर में किकिंग विकिंग करते हैं, कुछ पॉइंट नहीं है, धुआं आ जाता है, हटता ही नहीं है वो। सो इट्स नॉट मेड फॉर दैट, इट्स मेड फॉर IMAX, तो IMAX में ही देखना। लेकिन इस मूवी को थिएटर से
मिस मत करना, डोंट मिस आउट ऑन दिस फिल्म। ये कंप्लीटली एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नहीं जानना चाहते एंड यू जस्ट वांट टू गो एंड हैव अ लुक एट द मूवी फॉर द सिनेमैटिक ब्रिलियंस, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन स्टोरी समझने में थोड़ी बहुत आसानी होगी इफ़ यू सी दीज फैक्ट्स दैट आई हैव गिवन यू। तो ये रिव्यू वीडियो था विदाउट स्पॉयलर्स। तो आपको मूवी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मैं एक ब्रेकडाउन पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पूरी मूवी समझा दूंगा, एंडिंग समझा दूंगा, एवरीथिंग इन डेप्थ। तो उसका वेट करना। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आप इसे शेयर कर सकते हो लोगों के साथ जो ओडिसी को देखना चाहते हैं इस वीकेंड पर। एंड मैं आपको ब्रेकडाउन में मिलता हूँ बहुत जल्दी। आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। इट्स अ लॉन्ग वीडियो, बहुत डिटेल्स है जो कवर करनी है, तो क्या क्या कवर करना है वो मुझे देखना पड़ेगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, पीस आउट।